हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे किरण प्रकाशिकी का भाग 2 प्रकाश का अपवर्तन। ओके, और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, है ना। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं कि ये गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र क्या होगा, ये हमें क्या बताता है, ये किस लिए उपयोग होता है। ओके, तो जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने कहा कि हमारे पास कोई गोलीय पृष्ठ है और इसके सामने कोई वस्तु कहीं पर रखी है ना। तो इस वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें पृष्ठ पर आपतित होगी और उनका अपवर्तन होगा, और अपवर्तन के कारण वो उसका प्रतिबिंब किसी एक बिंदु पर बनाएगी, है ना। तो यहाँ पर ठीक है, इस अपवर्तक पृष्ठ के सामने जो वस्तु की दूरी है, ओके, और जो प्रतिबिंब की दूरी है, ठीक है, ये प्रतिबिंब की दूरी। तो वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, कितने पीछे बनेगा, ठीक है, ये वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में जो संबंध है वो निर्भर करता है इस अपवर्तक पृष्ठ के अपवर्तनांक पर। ओके, ये जो अपवर्तक पृष्ठ है, ठीक है, उसके अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, और दूसरा उसकी वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करता है। ठीक है, तो वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, किस पे निर्भर करेगी, किस पर निर्भर करेगी, प्रतिबिंब का बनना अपवर्तनांक पर और उसकी वक्रता त्रिज्या पर। तो इन चारों पदों में संबंध बताने वाला जो हमारा समीकरण है उसे हम बोलते हैं अपवर्तन का सूत्र, है ना। और वो अपवर्तन का सूत्र होता है μ2/v माइनस μ1/u और μ2 माइनस μ1/r, ठीक है, जहां पर μ1 होगा पहले माध्यम जहां से प्रकाश किरणें, जहां वस्तु रखी है जो, ओके, तो वस्तु का अगर हमने मान लिया विरल माध्यम में है तो ये विरल माध्यम का अपवर्तनांक हो जाएगा μ2 हो जाएगा इस माध्यम का अपवर्तनांक। ओके, अपवर्तक पृष्ठ के माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है, v होगी प्रतिबिंब की दूरी, u वस्तु की दूरी, r होगी इसकी वक्रता त्रिज्या। ओके, तो ये जो है हमारा, ये कहलाएगा अपवर्तन का सूत्र। अब इसमें एक बात और ध्यान दे जो, ठीक है, कि कहीं, है ना, कई बुक में ये μ1 और μ2 को किससे दर्शाया जाता है, n1 और n2 से। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि यहाँ हमारी बुक में n1 n2 दिया है और यहाँ μ1 μ2 है ना। तो जहाँ पर अगर आप उसे n1 n2 लिखकर चलना चाह रहे हो तो आप μ1 μ2 की जगह n1 और n2 लिखना, ठीक है। तो ये इस तरह से भी आपको किसी बुक में लिखा हुआ मिलेगा। ओके, ये n2 माइनस n1/r, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, सेम सूत्र है जो, ठीक है, बस यहाँ कहीं में हमने n1 और n2 से दर्शाया है, कहीं में μ1 और μ2 से। ओके, तो ये रहेगा हमारा अपवर्तन का सूत्र, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी और वक्रता त्रिज्या और अपवर्तनांक में संबंध बताने वाला। ओके, और इसका उपयोग हम क्यों करते हैं, तो इसका उपयोग जो कि अगर हमने वस्तु कहाँ पर रखी है तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, ये सारे गुणा, है ना, ये सारी चीजें कैलकुलेट करने के लिए हम इस सूत्र का उपयोग करते हैं। तो ये रहा हमारा अपवर्तन का सूत्र। ओके, और अब हमें इसे सिद्ध करना है, किसके लिए, गोलीय अपवर्तक, मतलब हम इसकी सिद्धता देखेंगे। ओके, चलिए, ओके, तो यहाँ पर हमें अब इसे प्रूफ करना है, किसके लिए, गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए, ठीक है। तो ठीक इसको हम पहले प्रूफ कर रहे हैं किसके लिए, उत्तल अपवर्तक पृष्ठ के लिए ना। हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़े थे अपवर्तक पृष्ठ हमारा दो प्रकार का होगा, जो गोलीय अपवर्तक पृष्ठ, उत्तल और अवतल। तो पहले हम इसको सिद्ध कर रहे हैं उत्तल अपवर्तक पृष्ठ के लिए, ठीक है। तो ये किरण आरेख हमने यहाँ बनाया है पहले से, अब कैसे बना है उसको यहाँ अलग से समझ लेते, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा कोई अपवर्तक माध्यम है ना, तो ये सघन ही होगा, इसका पूर्णांक हमने मान लिया μ2। अब ठीक है, ये उसका मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष पर किसी बिंदु O पर कोई वस्तु रखी है ना। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसका पर अभिलंब बना दे। तो हमें पता है अभिलंब कहाँ से पास होगा, अभिलंब हमेशा अपवर्तक पृष्ठ के, गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के कहाँ से गुजरता है, वक्रता केंद्र से, है ना। तो ये उसका क्या रहेगा, वक्रता केंद्र,
ठीक है, इन पर जाएगा अपवर्तन। ठीक, अब हमें प्रतिबिंब बनते हुए दिखाने के लिए, है ना, दो किरणों की आवश्यकता होगी, है ना। तो दो किरणें, पहली किरण हमने ले ली ये वाली वस्तु से चलने वाली, जो इस पृष्ठ पर कैसे आपतित हो रही है, कहां से जाके पास हो रही है, वक्रता केंद्र से। इसका मतलब ये लंबवत आपतित हुई है। तो लंबवत आपतित हुई है तो इसके लिए I बराबर 0 रहेगा ये वाली किरण के लिए, R बराबर भी कितना होगा, 0 होगा। तो इसके लिए आपतन कोण और अपवर्तन कोण 0। तो इसका अर्थ क्या हुआ, ये बिना विचलित हुए इसी मार्ग में, है ना, चली जाएगी। ओके, ये पहली किरण हो गई। अब दूसरी हमने ली जो पृष्ठ पर आपतित हुई है इस प्रकार यहाँ से, ठीक है, ये वाली। तो ये जब सघन माध्यम में जाएगी ना, तो ये उसका क्या है, प्रारंभिक दिशा है ना। तो इसे ऐसा जाना चाहिए था, लेकिन ये सघन माध्यम में प्रवेश कर गई। तो हमें नियम मालूम है अपवर्तन के, सघन माध्यम में जब जाएगी तो किधर की ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर। तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है इस तरह से, है ना। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, ये दोनों किरणें, है ना, वस्तु से चलने वाली दोनों किरणें अपवर्तन के पश्चात यहाँ आकर मिली। तो यहाँ पर वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब I पर बनेगा। ओके, तो ये हुआ उसका प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, चलो ओके। अब नेक्स्ट यही डायग्राम जो हमारा यहाँ बना हुआ है। ओके, तो यहाँ पर उसमें हमने कुछ और चीजें लिख दी है, अब देखते हैं ना। यहाँ पर सबसे पहले जो, ठीक है, क्या है हमारा, ये अभिलंब। ओके, ये हमारी आपतित किरण। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण है ना, इसे हम क्या कहते हैं, ये किरण आदि हमने यहाँ बनाया है ना, कैसे बना वो हमने उधर समझा। ठीक है, तो ये हमारा अभिलंब और ये आपतित किरण। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण हमारा आपतन कोण। कौन सा कोण, NaO। ये हमारा क्या हो गया, आपतन कोण, जिसे हमने I से दर्शाया। ठीक है, ये हमारी अपवर्तित किरण। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब, अभिलंब के बीच बनने वाला और अपवर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण अपवर्तन कोण। क्या नाम दिया हमने इसको, IAC। ये हमारा हो गया अपवर्तन कोण। ठीक है, नेक्स्ट M1 M2 हमने अपवर्तक पृष्ठ मान लिया है। μ1 हमने जिधर वस्तु रखी है, विदल माध्यम में रखी मानी है, उसका अपवर्तन μ1 बताया हमने। ओके, और सघन माध्यम जिसमें वस्तु प्रकाश किरणें जा रही है ना, अपवर्तक माध्यम सघन रहेगा जो, तो उसका अपवर्तन μ2 से बताया है। ठीक है, और नेक्स्ट अब दूरियां देख ले इससे मापी जाने वाली। तो PO क्या होगी, वस्तु की दूरी होगी। हमेशा याद रखिए, अपवर्तक पृष्ठ से भी सारी दूरियां किधर से ही मापी जाती है, उसके ध्रुव से, है ना। हमने पढ़ी है इससे पहले, ध्रुव किसको बोलते हैं, क्या, है ना। तो अपवर्तक पृष्ठ के लिए सारी दूरियां कहाँ से मापी जाएगी, ध्रुव से। और छिन्न परिपाटी इसके लिए सेम वैसी ही रहेगी जैसे हमने दर्पण के लिए की थी। जैसे इधर सारी दूरियां माप रहे हैं तो ये पॉजिटिव, इधर सारी दूरियां माप रहे हैं तो नेगेटिव। इसके मुख्य अक्ष के ऊपर माप रहे हैं तो पॉजिटिव, और नीचे माप रहे हैं तो नेगेटिव। ओके, ये तो चिन्ह परिपाटी भी ध्यान रखेंगे यहाँ पर। तो PO हो गई, ठीक है, वस्तु की, है ना, PO हो गई वस्तु की दूरी। उसे हम किससे दर्शाते हैं, U से। तो इधर क्यों मापा जा रहा है, इसलिए -U। ओके, PC ये वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी क्या होगी, वक्रता त्रिज्या, जिसे हम R से दर्शाते हैं। और इधर क्यों माप रहे हैं, तो पॉजिटिव R। ये I है ना, प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी, PI क्या होगी, प्रतिबिंब की दूरी, इसे हम दर्शाते हैं V से। और इधर माप रहे तो चिन्ह क्या रहेगा, +V। ओके, तो ये हमारे पास हमने क्या लिखी है, सारे वही जो बातें हमने यहाँ पे समझी है। ओके, अब यहाँ से हमने एक और चीज इसमें मानी है, ठीक है, कि जो हमारी आपतित किरण है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब पृष्ठ पर, है ना, कोण बना रहे हैं यहाँ पर। तो इन कोण को हमने मान लिया अल्फा, मतलब अपवर्तित किरण, आपतित किरण जो कोण बना रही है वो पृष्ठ पर अल्फा मान लिया। अपवर्तित किरण जो कोण बना रही है उसे क्या मान लिया, बीटा। और ठीक है, ये अभिलंब जो कोण बना रहा है उसे हमने मान लिया गामा। ठीक, ओके, तो यहाँ पर, है ना, यही चीजें जो हमने यहाँ लिख दी है कि हमने आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, ठीक है,
पृष्ठ पर अल्फा बीटा एंड गामा कोण आपकी ठीक है अंतरित करती है। ओके, अब यहाँ से देखना जो कि हमें ये जो समीकरण निकालना है, ठीक है, इसके लिए हम क्या देख रहे हैं कि प्रकाश किरण विरल माध्यम से कहाँ जा रही है, सघन माध्यम में, है ना। तो हम सघन माध्यम का अपवर्तनांक निकालेंगे विरल माध्यम के सापेक्ष। ओके, सघन माध्यम का अपवर्तनांक निकालेंगे विरल माध्यम के सापेक्ष, किसके द्वारा, स्नेल के नियम से, है ना। हमने लिख दिया है पहले विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक। ओके, तो स्नेल के नियम से क्या होता है, साइन आई आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन की ज्या का अनुपात दोनों के अपवर्तनांक के अनुपात के बराबर होगा। तो यहाँ हो जाएगा μ2/μ1। ओके, तो ये ठीक है। अब यहाँ से साइन आई और साइन आर, है ना, तो तिर्यक गुणा कर रहे हैं बेटा हम यहाँ पर, या ऐसे बोल दे क्योंकि, है ना, क्योंकि आई व आर, ठीक है, आई और आर कैसे कोण होते हैं, अत्यल्प होते हैं। ओके, मतलब यहाँ पर ये ऐसे मान लें हम, यदि आई और आर, ठीक है, यदि आई व आर कैसे हो, अत्यल्प हो। ओके, अत्यल्प क्यों, मतलब ये जो हम समीकरण निकालना चाह रहे हैं जो ये किसके लिए है, ठीक है, छोटे द्वारक वाले पृष्ठ के लिए, अपवर्तक पृष्ठ के लिए। तो जैसे चित्र में हमको आई और आर बहुत बड़े दिख रहे हैं, यहाँ पर किरण आ रही है, लेकिन अगर मान लो तो यहाँ पर कि अगर ये छोटा द्वारक होता या प्रकाश किरणें तो, है ना, यहाँ पास में भी आपतित हो रही होती, द्वारक चलो इसका कितना भी बड़ा हम मान ले, लेकिन कई सारी प्रकाश किरणें पास में भी आपतित हो रही होती। तो अगर ये पास में आपतित हो रही होती, है ना, तो इस प्रकार से आई और आर का मान कैसा हो जाता, बहुत ही छोटा हो जाता। ओके, इस तरह से। तो यहाँ पर आई और आर कैसे होते हैं, अत्यल्प होते हैं। तो इसलिए हम साइन आई को क्या लिख सकते हैं, सिर्फ आई लिख सकते हैं ना। हमें मालूम ही नहीं है तो अगर हमारे कोणों के मान बहुत छोटे हो तो उसके साथ साइन या टेन कुछ भी लगा दो, लगभग उनके मान समान आएंगे, है ना। तो आई के साथ साइन आई लगा दिया, तो आई अगर छोटा है तो साइन का बदले हम आई लिख सकते हैं। इसी तरह, है ना, साइन आर के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन आर बराबर होगा आर के। तो इस प्रकार यहाँ समीकरण क्या बन जाएगा, आई अनुपात आर μ2/μ1, ठीक है। तिर्यक गुणा करते हैं यहाँ से, तो ये हो गया μ1 आई और μ2 आर। अब ये इसको हमने दे दिया समीकरण 1। अब यही जो हमारा मेन समीकरण रहेगा, है ना। अब हमें यहाँ क्या करते हुए जाना है, हमें आई और आर का मान निकालना है ना, आई और आर का मान निकालना है और वो मान यहाँ रख देने हैं और उसको सॉल्व करते जाना है। फिर कोण के मान आएंगे, कोण लिख देंगे हम 4/3। तो इस आधार पे हम पूरा समीकरण यहाँ तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कहा हमने, किसका मान निकाले, आई और आर का। अब आई और आर का मान कहाँ से निकालेंगे, तो हम यहाँ पर किसका उपयोग करेंगे, बहिष्कोण की कॉन्सेप्ट का उपयोग, है ना। बहिष्कोण पता है हमको किसके बराबर होता है, दूरस्थ अंतःकोणों का योग, है ना। मतलब किसी त्रिभुज का बहिष्कोण का मान, ठीक है, किसके बराबर होता है, उसके अंदर जो दूरस्थ अंतःकोण होंगे। जैसे चित्र में समझे, ये हमारा एक त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज का क्या होगा, बहिष्कोण। ये वाला कोण हमारा बहिष्कोण कहलाएगा, बाहर वाला कोण। ओके, तो यहाँ दूरस्थ अंतःकोण, अंदर वाले, वो भी दूर वाले, ठीक है, ये है ना, ये वाला यहाँ वाला नहीं, दूर वाले। तो ये अंतःकोण, ये अंतःकोण। तो बहिष्कोण मानो x, ये y और z। तो बहिष्कोण का योग किसके बराबर होता है, दूरस्थ अंतःकोणों के योग के, है ना। तो यही बहिष्कोण वाली कॉन्सेप्ट यूज करके हम आई और आर के मान निकालेंगे, है ना। अब बहिष्कोण की कॉन्सेप्ट लगाने के लिए हमको त्रिभुज चाहिए होगी, है ना। तो आई और आर का मान निकालने के लिए हम दो त्रिभुज में बहिष्कोण का मान निकालेंगे। अब दो त्रिभुज कौन से, है ना, ध्यान रखना है। जो बोला जो कि कैसे कैसे करते जाना है, पूरी मैथमेटिकल प्रोसेस है ना। कोई इसमें बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट नहीं लगना है, छोटे छोटे से मैथमेटिक्स लगने हैं। तो क्या कहा हमने, यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं, है ना। अब हमको निकालना है
आई और आर के मान। तो आई और आर के मान के लिए हम बहिष्कोण के द्वारा निकालेंगे। अब बहिष्कोण हमको पता है त्रिभुज में लगाना पड़ेगा। तो अब त्रिभुज कौन से देखोगे, तो कैसे याद रखो, कौन से त्रिभुज, एक जो वस्तु बना रहा है किससे, वक्रता केंद्र से, मतलब वस्तु द्वारा बनने वाला कोण किससे, वक्रता केंद्र से, वस्तु और वक्रता केंद्र के बीच में। दूसरा कौन सा कोण, त्रिभुज कौन सा, जो प्रतिबिंब बना रहा है वक्रता केंद्र से, है ना, या वक्रता त्रिज्या से। ठीक है, तो इससे आसानी से याद हो जाएगा। तो पहला वस्तु बना रही है वक्रता केंद्र से, तो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, ओ ए सी, ओ ए सी। तो इसमें बहिष्कोण लगाएंगे। दूसरा कौन सा, जो वस्तु प्रतिबिंब बना रहा है, आई ए सी। तो ये ओ ए सी और आई ए सी में बहिष्कोण का सूत्र लगाकर हम आई और आर के मान निकालेंगे। ओके, तो चलिए पहले हम, है ना, कौन किसका मान देखते हैं, तब। ओके, या अतः चित्र से। ओके, और या किरण आरेख में देख लें, चलिए इतने लिखते हैं ना। अतः त्रिभुज, त्रिभुज किसमें देख रहे हैं हम, ओ ए सी, ओ ए सी में। ओके, अब क्या देखना है, बहिष्कोण। तो बहिष्कोण कौन हो गया उसमें, तो मैं चलो इसको इधर बना देता हूँ ताकि आसानी से चित्र समझ में आ जाए ना। ये हमारा ऐसा बताया हमने। ओके, ये ए सॉरी ओ ए सी है ना, ये वाला। तो यहाँ एक कोण बना हुआ है, यहाँ कौन सा कोण बना हुआ है, आई, है ना। यहाँ सी पर कौन सा कोण बना हुआ है, गामा, और ओ पर कौन बना हुआ है, अल्फा। ओके, तो ये हमारा त्रिभुज हो गया। ठीक है, इसको क्या हटा दे, ये त्रिभुज, इसमें देखना है। तो बहिष्कोण कौन हुआ, यहाँ आई हो गया। तो बहिष्कोण आई बराबर किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस गामा के। ओके, और कारण भी हम यहाँ लिख देंगे, आई बराबर हो गया अल्फा प्लस गामा के। कारण भी लिखना पड़ेगा, कौन सी कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो बहिष्कोण बराबर होता है किसके, दूरस्थ अंत कोणों का योग। ओके, ये हमने कॉन्सेप्ट लगाया है यहाँ पे। ठीक है, अब इसी तरह से दूसरा त्रिभुज पुनः, ठीक है, त्रिभुज, त्रिभुज जो प्रतिबिंब बना रहा है, आई ए सी, आई ए सी, है ना, वक्रता केंद्र और इसके। ओके, तो इसमें बहिष्कोण इधर देख लो, तो यहाँ बना देते हैं हम, ये हमारा क्या हो गया, सी, है ना, यहाँ पर आई और ये ए। तो इस त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर आई पे कौन सा कोण बना हुआ है, बीटा। ओके, यहाँ बीटा बना है, यहाँ पर आर बना है, और यहाँ क्या बना है, गामा। ओके, ये ठीक है। तो इस प्रकार से बहिष्कोण कौन हो गया इसमें, ये यहाँ भी क्लियर, यहाँ पर भी समझ में आ रहा है ना, गामा गामा बराबर हो गया किसके, आर प्लस बीटा के। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया, त्रिभुज में गामा किसके बराबर हो गया, आर प्लस बीटा। ठीक है, अब यहाँ से आर का मान आ जाएगा, आर हो गया गामा माइनस बीटा। ओके, ये इसमें भी सेम वही बहिष्कोण वाली कॉन्सेप्ट लगाई है। ठीक है, अब यहाँ पर आई व आर के मान कहाँ रख रहे हैं हम, समीकरण 1 में रखने पर। ओके, ये हमारे पास आई और आर के मान आ गए, ये इनको निकालने थे, है ना। तो आई और आर के मान कहाँ रख रहे हैं हम, समीकरण 1 में। ठीक है, तो इधर लिख देते हैं क्या उसको। ओके, ये समीकरण 1 में क्या हो गया, μ1 आई का मान क्या है, अल्फा प्लस गामा, μ2, ओके, μ2 आर का मान क्या हो गया, आर का मान गामा माइनस बीटा। ठीक है, फिर यही भी तो चिन्हों के आधार पर हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। चिन्हों के आधार पर मतलब गुणा, भाग, पक्षांतर, ये सब। ओके, तो यहाँ पे μ1 का गुणा कर रहे हैं हम, μ1 अल्फा, ठीक है, μ1 μ1 इंटू गामा, इधर क्या हो गया, μ2 गामा और इंटू μ2 बीटा।
ठीक है। अब यहाँ हमको गामा वाले पद दो पद दिख रहे हैं ना, गामा के दो पद दिख रहे हैं, तो हम गामा वाले पदों का पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, तो इधर म्यू1 अल्फा को यहाँ एज इट इज रहने दे, ये म्यू2 बीटा को इधर लेकर आ जाए, है ना, मतलब अल्फा बीटा एक तरफ कर लेंगे और गामा को एक तरफ, है ना, अल्फा बीटा एक तरफ गामा एक तरफ, ऐसे याद रख लो। ठीक है, तो इधर क्या हुआ, पहले यहाँ क्या था, म्यू2 गामा, है ना, यहाँ म्यू2 गामा। ओके, अब ये म्यू1 गामा, इधर आके क्या हो गया, माइनस म्यू1 गामा। ठीक है, यहाँ से म्यू1 अल्फा प्लस म्यू2 बीटा, ये वाला पक्ष तो एज इट इज रहेगा, है ना। अब इधर हम क्या कर सकते हैं, गामा कॉमन निकाल सकते हैं, तो म्यू2 माइनस म्यू1 इंटू में गामा कॉमन आ गया। ओके, अब यहाँ से क्या करना है ना, अल्फा और बीटा के और गामा के मान रख देने। अल्फा बीटा गामा क्या है, कोण है, इस पे बनने वाले पृष्ठ पर आपतित होने वाले कोण है। ओके, तो पृष्ठ पर आपतित होने वाले कोण है, इसलिए हम अल्फा बीटा को मान रख देंगे, क्योंकि कोण बराबर क्या होता है ना, चाप बटे त्रिज्या। तो इसलिए हम अल्फा को क्या लिख सकते हैं, चाप बटे त्रिज्या के आधार पे। ठीक है, चाप बटे त्रिज्या के आधार पे किस पे बनने वाला, ये वाला। अब एक बात ध्यान रखना मुझे, है ना, जैसे अल्फा हमको ऐसा दिख रहा है ना, अगर मैं इधर बना के दिखाऊं तो ये ए पी, है ना, ये वाला, और ये ओ, ये अल्फा यहाँ बन रहा है। तो फिर यहाँ हमको एक चीज कंफ्यूज कर सकती है क्या, कि यार इसकी वक्रता तो इधर है ना, इसको हम इसको चाप कैसे मान ले, है ना। ठीक है, मतलब यहाँ आपको कंफ्यूज हो सकता है कि ये इसको चाप क्यों माने, ये तो क्या हो सकता है, हाँ इसकी वक्रता तो इधर है। तो आप ऐसे सोचो कि हम छोटे पृष्ठ की बात कर रहे हैं, है ना, छोटे द्वारक वाले, या प्रकाश किरण अगर पास में आपतित हो रही है ना, दूर हो रही तो हमको ये ऐसा घुमावा दिखेगा, दूर हो रही है तो हमको ये ऐसा दिखेगा। लेकिन अगर मान लो ये किरण यहाँ आपतित हो रही होती, ओके, ऐसी, तो चाप कैसे दिखता, ऐसी दिखता, सीधा रहता है, लंबवत रहता बिल्कुल, है ना। तो इसलिए यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने एपी को क्यों चाप मान लिया, एपी तो, है ना, इसकी वक्रता इधर है या ऐसे। ठीक है, सभी कोणों के लिए चाप कोण रहेगा हमारा एपी रहेगा। ओके, और अगर ये बिल्कुल लंबवत ले रहे हैं हम, है ना, तो दोनों साइड, जैसे ये हम नाम लिख रहे हैं ओपी, और ये अगर ये छोटा कोण होता, प्रकाश किरण पास में आपतित हो रही होती, प्रकाश किरण, है ना, जैसे अब ये वाले इसको देखो, ये वाले को, तो यहाँ आपको क्या लग सकता है कि ओपी, है ना, बड़ी है किस, सॉरी ओए बड़ी है किससे, ओए भुजा बड़ी है किससे, ओपी से। मतलब आपको ये भुजा बड़ी और छोटी लग सकती है हमारे चित्र के आधार पर, लेकिन हम यहाँ क्या बात करते चल रहे हैं कि प्रकाश किरण अगर पास में आपतित हो रही हो, ध्रुव के द्वारा छोटा मान के चल रहे हो, है ना, तो इस स्थिति में ये वाला चित्र हम ऐसे बनेगा ना, ये वाला इसमें। तो यहाँ पर क्या ओए और ओपी दोनों बराबर होंगे, है ना, ओए और ओपी दोनों बिल्कुल कैसे होंगे, बराबर, क्योंकि ए बिल्कुल समीप ही तो है किसके, बिंदु पी के। ये तो हमने और दूर बनाया, इसको हम और पास में बना सकते थे ऐसे। ओके, ये और ऐसा भी बना सकते थे इस तरह से। ठीक है, तो ओए और ओपी बिल्कुल कैसे हैं, समान है। तो त्रिज्या के लिए हम किसका भी उपयोग कर सकते हैं, ओए का भी और ओपी का भी, है ना। तो त्रिज्या कोण किसको भी मान ले हम, है ना, उस बिंदु से, जिस बिंदु के द्वारा कोण बना है वहां से तक की ध्रुव तक की दूरी हमारी त्रिज्या मान लेंगे, और चाप कोण रहेगा एपी रहेगा। तो यहाँ कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि ये वाली त्रिज्या बड़ी दिख रही है, ये छोटी दिख रही है, ये चाप का कर्व इधर है, ऐसे, है ना। ये वाली स्थिति छोटे द्वारक वाले केस में दोनों भुजाएं समान रहेगी, चाप सबके लिए एक जैसा रहेगा, है ना। ओके, तो अब यहाँ पर, है ना, अल्फा का मान क्या हो गया, अल्फा किसके द्वारा बन रहा है, ये वाला चाप कौन हो गया, एपी, है ना, त्रिज्या कौन हो गई, ओपी, एपी अपॉन ओपी, एपी अपॉन ओपी। ठीक है, एपी अपॉन ओपी। ठीक है, फिर
बीटा का मान, बीटा कहाँ से बना है, चाप तो सबके लिए सेम, तो एपी ही लिखेंगे। बीटा कहाँ से बना है, बीटा बना है प्रतिबिंब से, प्रतिबिंब वाले जहां बना है उस बिंदु से ना। तो ये चाप हो गया एपी और त्रिज्या कौन हो गई पी आई, पी आई है ना। ओके चलो इसको भी हम पीओ लिख देते हैं, पहले वाले को भी पी से नाम शुरू करते हैं और पी आई तथा है ना गामा। गामा क्या है, गामा में भी चाप तो एपी ही आएगा है ना। त्रिज्या कौन आएगी, गामा कहाँ से बना है यहाँ से, तो पीसी, त्रिज्या हो गई कौन पीसी। ठीक है, अब यहाँ जो अल्फा बीटा गामा के मान उपरोक्त समीकरण में रखने पर, या इसको ऐसा लिख सकते हो समीकरण 2 दे दो, फिर ऐसा लिख दो कि अल्फा बीटा गामा के मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, ये डायरेक्ट मान रख दो अंदर छोड़े हो तो है ना। अतः ये μ1 कितना आ गया, μ1 यहाँ पर अल्फा का मान AP अपॉन PO ओके, प्लस μ2 बीटा का मान AP अपॉन PI ओके। फिर μ2 माइनस μ1 है ना, इधर की साइड में μ2 माइनस μ1 गुणा में कौन AP अपॉन PC, AP अपॉन PC। ठीक है, अब यहाँ देखो ये दोनों साइड में AP AP है ना, क्या आ जाएगा कॉमन, और ये AP AP C AP कैंसिल हो जाएगा है ना। तो चाहे तो एक स्टेप बढ़ा के लिख दो, AP कॉमन निकाल के बताओ फिर कैंसिल करके बताओ, या अंडरस्टूड AP AP कैंसिल हो जाएगा है ना। तो यहाँ बचेगा क्या बचेगा μ1 PU, μ1 अपॉन PU प्लस μ2 इसके बटे में PI है ना। ये AP AP भी तो सब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर इधर क्या बचेगा μ2 माइनस μ1 अपॉन PC। ठीक है, अब मान है हमारे पास, इनके मान रखते जाओ। μ1 PO क्या है, PO है माइनस U है ना, माइनस U वस्तु की दूरी प्लस μ2 PI क्या है, PI है प्रतिबिंब की दूरी, क्या है ये V के बराबर है ना। फिर ये μ2 माइनस μ1 PC क्या है वक्रता त्रिज्या। ठीक है, ये सारे मान हमने लिख दिए है पहले, ये यहाँ पर भी दर्शा दिए। ठीक है, और अब है ना चिन्ह के आधार पर लिख दो, ये μ2 पॉजिटिव है μ2 बटे V, और ये μ1 बाय U है ना। इधर आ गया μ2 माइनस μ1 बटे R, ये आ गया तो उसका प्रूफ है ना। अपवर्तनांक का और अपवर्तन का सूत्र गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए, और उसको हमने सिद्ध किया किसके लिए, उत्तल पृष्ठ के लिए ना, उत्तल अपवर्तक पृष्ठ। ओके, अब इसमें एक विशेष स्थिति पे हम लगा रहे हैं। ठीक है, विशेष स्थिति मतलब हमने यहाँ पर जो समीकरण निकाला है इसमें दोनों माध्यमों के हमने अपवर्तनांक माने, ये कोई भी माध्यम हो सकते हैं ओके है ना। लेकिन अगर हम इसको वायु मान लें, पहला वस्तु कहाँ पे रखी है, वायु में रखी है ओके। किसकी बात कर रहे हैं हम, यदि वस्तु वायु में स्थित हो ओके, वायु में स्थित हो, तो वायु में स्थित होगी ओके, तो U1 कितना हो जाएगा, वायु का अपवर्तनांक है ना, ये मान लो ये वायु हो गई, तो वायु का अपवर्तनांक कितना होता है 1 है ना, तो U1 हो गया 1, वह U2 कितना हो गया U2। अब फिर वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कौन सा अपवर्तनांक कहलाता है ना, निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो हमने μ2 को निरपेक्ष अपवर्तनांक को सिर्फ किससे दिखा दिया, म्यू से, तब ये समीकरण क्या बन जाएगा। ठीक है, μ2 के स्थान पे क्या लिख दो, म्यू बटे v, μ1 के स्थान पे क्या लिख दो 1 बाय u है ना, μ2 इधर क्या आ गया μ2 माइनस μ1 बाय r, ये आ गया हमारे पास ओके, उसका सूत्र है ना। दो स्थितियों में हम उपयोग करेंगे, अगर दोनों माध्यम अलग अलग होए अपवर्तनांक तो μ1 μ2 वाला पद में उपयोग करेंगे। अगर हम बाहर वाले माध्यम को वायु ही मानकर चल रहे हैं है ना, बाहर वाले माध्यम को वायु ही मानकर चल रहे हैं ओके, तो फिर इस स्थिति में मतलब बाहर वाला माध्यम वायु हो
तो फिर इस स्थिति में समीकरण इस रूप में लिखा जाएगा। ओके, तो ये था जो हमारा अपवर्तन का सूत्र है ना। और इसको हमने किसके लिए सिद्ध किया? अभी उत्तल अपवर्तक पृष्ठ के लिए। अब इसकी सिद्धता हम इसके बाद देखेंगे किसके लिए? गोलीय अपवर्तक पृष्ठ, अवतल अपवर्तक पृष्ठ के लिए। ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ओके। अब हम इसको सिद्ध करेंगे बच्चों किसके लिए? अवतल अपवर्तक पृष्ठ के लिए ना। यहाँ हमने उसका किरण आरेख बनाया है और एक बार जो है ना, बस किरण आरेख थोड़ा सा बदलेगा और इसी डेरिवेशन में हमको थोड़े से चेंज करने पड़ेंगे। मतलब दोनों के डेरिवेशन लगभग सेम ही है। ठीक है, बस हल्के से थोड़े से चिन्ह बदलेंगे, बाकी पूरा के पूरा डेरिवेशन ऐसे ही रहेगा, है ना। इसलिए हमने इसमें इसको रब नहीं किया है ना, इसी में हम थोड़ा सा बदलाव कर देंगे। तो वही किसके लिए सिद्धता हो जाएगी? अवतल अपवर्तक पृष्ठ के लिए, है ना। तो पहले इसका हम किरण आरेख समझे। ओके, चलो मैं ये किरण आरेख आपको एक बार इधर अलग से बना के दिखा देता हूँ, है ना, कि किरण आरेख किस तरह से बना है। ओके, तो यहाँ पर ये हमने मान लिया क्या? अवतल अपवर्तक पृष्ठ। ठीक है, इससे सबसे पहले है ना हम यहाँ पर इसका क्या बना रहे हैं? ओके, सबसे पहले हम इस पे अभिलंब बना रहे हैं। ओके, अभिलंब उसका केंद्र इधर है, तो इधर केंद्र है, वक्रता इधर है, इधर केंद्र है, तो ये इसका अभिलंब इधर आएगा, है ना। वक्रता केंद्र मान लो यहाँ पर है, तो हम इसका सबसे पहले क्या बना देते हैं? अभिलंब, है ना। जब आप कॉपी में बनाओगे इसको तो सबसे पहले अभिलंब ही बनाना है ना। ये हमने अभिलंब बना दिया यहाँ पर। ओके, अब इसके बाद ठीक है, आपतित किरण यहाँ कोई वस्तु रखी है इस प्रकार से, तो वस्तु से चलने वाली किरण है ना, मान लो ये हमारी वस्तु यहाँ रखी है और इससे चलने वाली किरण ऐसे गई। ठीक है, अब हमें पता है कि प्रकाश किरण यहाँ से, मान लो ये विरल माध्यम है ना, और ये सघन है। ठीक है, क्या अभी तक हमने क्या ड्रॉ किया? ये क्या बताया हमने? अभिलंब डॉटेड वाला, है ना। अब ये वस्तु रखी, वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण ऐसे गई, लेकिन ठीक है, अब मालूम है कि यहाँ पर ये प्रकाश किरण का क्या है? उसका प्रारंभिक मार्ग है, उसे ऐसे जाना है ना, ऐसे जाना चाहिए, लेकिन वो किस में प्रवेश कर गई? यहाँ से सघन माध्यम में। तो सघन माध्यम में जब प्रवेश करेगी तो हमें पता है वो किसकी ओर झुक जाती है? अभिलंब की ओर, है ना। ये हमारा क्या है? अभिलंब। तो अभिलंब की ओर झुकेगी तो वो ऐसे न जाते हुए इधर की ओर मुड़ जाएगी, मतलब वो इस तरह से चली जाएगी, है ना, यहाँ से इस तरह से ये ऐसे झुक गई। ठीक है, ऐसे जाना था उसको, ये उसका मार्ग है प्रारंभिक वाला, लेकिन वो ऐसे नहीं गई, सघन माध्यम में प्रवेश की है तो किधर झुक गई? अभिलंब की और झुक गई। अब ये वाली किरण है ना, एक ये वाली किरण और दूसरी ये वाली किरण, ठीक है, जो इसके वक्रता केंद्र से चलकर आपतित हुई है। तो वक्रता केंद्र से चलकर आपतित हुई है तो ये सीधे क्या हो जाएगी? अपवर्तित हो जाएगी बिना विचलित हुए। तो ये वाली किरण हमारी ऐसे ही चली जाएगी। तो अब हम देखें वास्तव में कि एक किरण इधर चली गई, है ना, दूसरी किरण इधर, तो ये दोनों किरण वास्तव में कहीं पर नहीं मिलेगी। दोनों किरण वास्तविक रूप से कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन हम इस किरण को अगर पीछे बढ़ाए या ये वाली किरण हमारे आंख पर आपतित होती है ना, तो हमें ये कहाँ से आती प्रतीत होगी? ये वाली किरण, इसे हम पीछे बढ़ा रहे हैं तो इस बिंदु से, ओके, है ना, इस प्रकार यहाँ से। तो यहाँ हमको वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ दिखेगा, मतलब प्रकाश किरण ऐसे जाना है ना, सघन माध्यम में जैसे ही प्रवेश की वो किसकी ओर मुड़ गई? अभिलंब की ओर, और अभिलंब की ओर झुक गई तो अब हमें वो कहाँ से आती आपतित होगी? बिंदु आई से। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा उसका? आई पे। और कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी, है ना, क्योंकि प्रकाश किरण वहां से आती हुई प्रतीत हो रही है। दोनों किरणें यहाँ वास्तव में नहीं मिली, लेकिन इसे पीछे बढ़ाने पे आभासी रूप से मिलते हुए प्रतीत हो रही। तो ये उसका किरण आरेख है ना। आए समझ में? सबसे पहले क्या बना लेंगे हम? अभिलंब, है ना। फिर दूसरी किरण जो आपतित हुई है, इसे ऐसा जाना था, ये ऐसे नहीं गई, किधर की ओर झुक गई? अभिलंब की ओर,
और पीछे बढ़ाने पे हमें ये आई से आते हुए प्रतीत होगी, है ना। तो इस तरह से इसका किरण आरेख है ना, जो हमने यहाँ पर पहले ही बना लिया है। ठीक है, ये कैसे बना वो समझा दिया मैंने। ओके, अब यहाँ पर उससे संबंधित कुछ और पॉइंट देख लें। ठीक है, कोण, आपतन कोण और ये सब। ठीक है, तो हमने पहले ये हमारी क्या है, आपतित किरण। ठीक है, ये पहले अपवर्तित किरण देख लें जो है ना। अपवर्तित किरण कौन सी है, ये वाली, ये। तो अपवर्तित किरण अभिलंब से जो कोण बनाएगी, ये वाला है ना, ये अभिलंब है। तो अभिलंब से जो कोण बनाएगी वो हमारा क्या होगा, अपवर्तन कोण। कौन सा कोण, नाम क्या है उसका, IAC। IAC ये हमारा क्या हो गया, अपवर्तन कोण, है ना। इधर भी बता सकते हो, तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो दोनों सम्मुख ही है, समान आएगा। ये अपवर्तित किरण अभिलंब से जो कोण बना रही है वो हमारा अपवर्तन कोण। ओके, फिर आपतित किरण। आपतित किरण ये वाली हो गई, तो है ना, ये आपतित किरण अभिलंब से जो कोण बना रही, अभिलंब ये वाला, तो ये वाला कोण कौन सा, OAC। OAC ये हमारा क्या हो गया, अपतन कोण हो गया, जिसे हमने आई से दर्शाया। ठीक है, फिर दूरियां हम दर्शा रहे हैं यहाँ पर, ये ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी, है ना। ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या, है ना। और इस बार इधर की ओर माप रहे हैं, तो किस में आएगी, -r में। दूसरी जो ये वाली, ठीक है, किधर, प्रतिबिंब पे, तो प्रतिबिंब की ओर है, तो यहाँ पर माइनस, प्रतिबिंब की दूरी है तो -v, इधर की ओर है तो, है ना। ये वस्तु की दूरी, ये वाली, ये वस्तु यहाँ पर है, ये PO क्या हो जाएगी, -u। सर ध्यान रखें कि सारी दूरियां कहाँ से मापी जाती है, ध्रुव से। चित्र में भले हम यहाँ से दिखा रहे हो, है ना, लेकिन दूरी मापी कहाँ से जाएगी, इस बिंदु से। ओके, चलिए ठीक। अब हमने एक और चीज मान ली यहाँ पर, जैसे हमने उसमें माना था कि आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है, पृष्ठ पर कितना कोण बना रही है, अल्फा। ओके, फिर अपवर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण, ओके, ये कौन सा कोण बना रही है, अभिलंब पर, पृष्ठ पर बीटा। ओके, और अभिलंब, अभिलंब NAC, अभिलंब क्या कोण बना रहा है यहाँ पर, गामा। ये हमने माना है कि माना आपतित किरण, अपवर्तित किरण एंड अभिलंब, ठीक है, पृष्ठ पर अल्फा, बीटा और गामा कोण बनाते हैं ना। ये सब वैसे ही उसमें भी हमने माना था, वैसे लिखा है। ओके, तो ये हो गया जब हमारे पास, है ना। और ये सारे ही पॉइंट हमने वही लिख दिए। ओके, तो अब यहाँ से सेम इसमें भी स्नेल के नियम से हम वही निकालेंगे, सघन माध्यम के अपवर्तनांक विरल माध्यम के सापेक्ष। ओके, फिर यहाँ तक सेम वैसी रहेगा, साइन आई ये सब, है ना। कहाँ तक, किसका मान, ये लो, आई और आर इसमें भी कम रहेंगे, तो आई साइन आई को आई लिख देंगे, साइन आर को आर लिख देंगे, है ना। यहाँ पर आ जाएगा आई अपॉन आर म्यू टू बाय म्यू वन। ओके, तो यहाँ पर तिलय गुणा करने पर आ जाएगा म्यू वन आई, ओके, म्यू टू आर। ये सेम बिल्कुल वाले डेरिवेशन में समझा, है ना, इसलिए हम ज्यादा उसको रिपीट नहीं कर रहे। ओके, फिर अब यहाँ से, है ना, थोड़ा सा चेंज हो। अब किसके मान निकालेंगे, आई और आर के। तो आई और आर के मान निकालने के लिए, ठीक है, हम यहाँ पर चलिए इसको रब कर लेते हैं। पहले वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे बहिष्कोण वाली। तो पहला त्रिभुज किससे बोला था याद रखने का, जो वस्तु बना रही है, वस्तु और है ना, किसके बीच, या आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला। तो आपतित किरण कौन होगी, OAC, ये हो गया। अब इसमें OAC है ना, इसको इधर बना के दिखाता हूँ मैं, ताकि आसानी से समझ में आ जाए। ये हमारा क्या है, C, है ना, ये हमारी क्या है, आपतित किरण O से जा रही है ना। ओके, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच वाला कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच वाला कोण क्या है, आपतन कोण है, जो आई से दर्शाया जा रहा है। यहाँ पे कितना कोण बन रहा है, अल्फा, है ना, यहाँ पे कितना कोण बनाया है, अल्फा, और अभिलंब पे कितना कोण बना है, गामा, है ना। ये वाला, ये चित्र उठा के मैंने यहाँ बता दिया। ये OAC को अलग से बना दिया, तो OAC, जहाँ ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच कोण आई है,
ये वाला अल्फा है, ये गामा। तो इसमें है ना, ये हमारा कौन सा त्रिभुज, ओ ए सी में। यहाँ पर बहिष कोण कौन हो गया, बहिष कोण वाली कॉन्सेप्ट लगाओ। तो बहिष कोण कौन दिख रहा है यहाँ पे, गामा। तो गामा क्या हो गया यहाँ, गामा बराबर है ना, गामा बराबर अल्फा प्लस आई है ना, या आई प्लस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से किसका मान निकल जाएगा, है ना, आई का मान क्या हो गया, गामा माइनस अल्फा। आई का मान हो गया गामा माइनस अल्फा। ठीक है, ये आ गया आई का मान। फिर पुनः कौन सा त्रिभुज देखते हैं हम, त्रिभुज जो अपवर्तित किरण बना रही हो अभिनव से, आई ए सी। अपवर्तित किरण बना रही है आई ए सी में। अब आई ए सी में है ना, क्या देखना है, आई ए सी का इधर हम बना देते हैं, चलो है ना, ये हमारा अभिनव है ना, सी। ओके, और ये अपवर्तित किरण। ठीक है, सिर्फ ये वाली पीछे वाला भाग बना है अपवर्तित किरण है ना, ये कहाँ पे मिल रही है, आई, ये बड़ा बना देते हैं। ओके है ना, यहाँ पर आसानी से समझ में आ जाए, ये हमारा सी। ओके, और ये प्रकाश किरण आई पे अपवर्तित किरण ये। ठीक है, यहाँ कौन क्या कौन बना है, गामा है ना। ठीक है, और ये हमारी क्या है, अपवर्तित किरण है, पिछला वाला भाग बना है हमने। तो अपवर्तित किरण और अभिनव के बीच बनने वाला कोण कौन सा होता है, अपवर्तन कोण आर है ना। आई पे कौन सा कोण बन रहा है, आई हमारा क्या कोण बना रहा है यहाँ पे, बीटा। ओके, ये वाला है ना, इसके ये वाले भाग को देखो, ये वाला चित्र है आई ए सी। आई ए सी में है ना, बहिष कोण कौन हो गया, गामा, आंतरिक कोण हो गया बीटा और आर है ना, वो यहाँ पे भी बताया है। तो गामा किसके बराबर, गामा इक्वल टू बीटा प्लस आर के। ओके, ये आर प्लस बीटा है ना, यहाँ से आर का मान निकालना है। तो आर बराबर गामा माइनस बीटा है ना, आर का मान क्या हो गया, गामा माइनस बीटा। ओके, अब हमारे पास किसका मान आ गया, आई और आर का। आई और आर का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे ना। फिर समीकरण 1 में रखेंगे, चिन्हों के आधार पर उसको सॉल्व करते चलेंगे। तो ठीक है, चलिए ना, लगभग पूरा डेरिवेशन सेम रहेगा दोनों में, बस हल करना है, कहाँ से चेंज आना है, यहाँ से ये अल्फा बीटा ये वाले मान में परिवर्तन आना है ना। अब यहाँ से मान रखते चले, तो म्यू1 ठीक है, आई कितना है यहाँ पर, आई है यहाँ कितना, ठीक है, ये चलो हम इसको यहीं से मिटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, आई का मान रख दें यहाँ, ओके, गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा। ठीक है, फिर किसका मान रख दें यहाँ, म्यू2 आर, म्यू2 आर, आर का मान क्या है, गामा माइनस बीटा। ओके, गामा माइनस बीटा। अब वही चिन्हों के आधार पर इसका अंदर गुणा कर रहे हैं, तो म्यू1 है ना, म्यू1 गामा माइनस म्यू1 अल्फा, इधर हुआ म्यू2 गामा माइनस म्यू2 बीटा। ठीक है, अब फिर से वही बात, किसके पद, ठीक है, ये गामा और गामा के पद पक्षांतर कर देंगे है ना, और अल्फा बीटा वाले पद एक और पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, ये इधर ये इसको ओके, म्यू2 बीटा को हम आगे ला रहे हैं है ना, म्यू2 बीटा, इधर क्या रह गया, म्यू1 अल्फा। ओके, फिर इधर ये म्यू1 का हम इधर पक्षांतर कर दे रहे हैं, गामा वाला पद है ना, गामा वाला पद, तो इधर म्यू2 बी अल्फा है ना, म्यू2 अल्फा, इधर म्यू1 अल्फा। ठीक है, ये है ना। अब फिर से वही कॉमन लेने वाली बात, म्यू2 बीटा माइनस म्यू1 अल्फा, यहाँ से म्यू2 माइनस म्यू1, किसको कॉमन ले लिया, गामा को। ठीक है, फिर वही हमने पहले वाले में भी मान रखे, क्योंकि
कोण का मान क्या होता है, 4/त्रिज्या से, है ना। तो सेम उसी सूत्र के आधार पे इसके मान रखते चलेंगे अल्फा बीटा और गामा के। तब अल्फा कितना हो गया, अल्फा, है ना। सेम वैसे ही है, अल्फा क्या हो गया यहाँ पे 4/त्रिज्या। तो चाप सबके लिए कौन, AP, है ना। 4/त्रिज्या AP। अल्फा कहाँ से बन रहा है, वस्तु से, OP, ये या PO, ये हो गया PO, ठीक है। फिर बीटा, बीटा AP, है ना। और ठीक है, अब AP कहाँ से, है ना, कौन किसका मान देखना है, बीटा का। बीटा कहाँ से बन रहा है, अल्फा से, ओ सॉरी I से। तो PI, है ना, ये आ गया हमारे पास PI। ठीक, वह अब कौन है, गामा। तो गामा भी चाप तो तीनों के लिए सेम है AP। अब गामा कहाँ से बन रहा है, C से। तो क्या हो जाएगी त्रिज्या PC, ओके, ये हो गई PC, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो मान रख देंगे हम, तब उपरोक्त समीकरण, ये म्यू2 बीटा, म्यू2 बीटा का मान रख रहे AP, ओके, AP/PI, ठीक है। माइनस, है ना, माइनस, यहाँ देखें माइनस म्यू1, ठीक है, म्यू1 अल्फा, अल्फा का मान AP/PO। इधर क्या है, म्यू2 माइनस म्यू1, है ना। फिर गामा, गामा का मान AP/PC, ठीक है, AP/PC। अब ये AP फिर से कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचा, म्यू2, है ना, म्यू2/PI। इधर क्या बचा, म्यू1/PO, ओके। फिर इधर म्यू2 माइनस म्यू1, इधर क्या बचा बटे में PC, ठीक है, ओके। अब म्यू2 मान रख दो बेटा, म्यू2 PI मतलब क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, ये PI, है ना। तो म्यू2/-V, ठीक है। फिर इधर म्यू1, PO क्या है, वस्तु की दूरी, ठीक है, ये माइनस U। फिर म्यू2 माइनस म्यू1, है ना, बटे में PC। PC का मान क्या है, माइनस, तीनों माइनस में है, इस बार माइनस U माइनस ये माइनस है ना। अब ये तीनों पदों में माइनस कॉमन आ जाएगा, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। तो माइनस इनको बाहर निकालेंगे, कॉमन ले लेंगे, कैंसिल हो जाएगा। डायरेक्ट में लिख रहा हूँ जो, तो क्या बचेगा, इधर म्यू2/V, इधर म्यू1/U, इधर म्यू2 माइनस म्यू1/, है ना। आया समझ में, ये माइनस माइनस कॉमन ले लिया, वो लिखा नहीं हमने इस स्टेप में, अंडरस्टूड है इतना। तो ये आ गया हमारे पास अपवर्तन का सूत्र है, ठीक है। दोनों के लिए सेम ही सूत्र रहेगा, तो है ना, ऐसा कोई नहीं कि परस्ट बदल जाए तो सूत्र, है ना, वही रहेगा। अब इसमें भी वही स्थिति, यदि वस्तु वायु में स्थित हो, ओके, मतलब विरल माध्यम वायु हो, ऐसा मान लो हम, विरल माध्यम कौन हो, वायु हो, तो फिर U1, है ना, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये म्यू1 को क्या लिख, सॉरी इसको म्यू1 लिखना, म्यू1 किसके बराबर, 1 के, म्यू2 किसके बराबर, म्यू के। तो ये आ गया हमारे पास समीकरण, ठीक है। तो ये रहेगा अपवर्तन का सूत्र गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए, ओके। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। तो इसका प्रश्न कैसे बनता है ना, इसका प्रश्न बनता है ऐसे कि गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र का निगमन कीजिए, सिर्फ इतना लिखेगा। तो ये सूत्र भी हमें याद होना चाहिए, हमें खुद ही ये सूत्र लिखना है और सिद्ध भी करना है। अब सिद्ध किसके लिए करना है, तो दोनों में से कोई एक प्रश्न के लिए सिद्ध करके बता दो, या तो उत्तल के लिए सिद्ध कर दो या अवतल के लिए, जिसके लिए आपको, है ना, इसका किरण आरेख आसान पड़े, क्योंकि गणितीय विधि तो लगभग दोनों की सेम है ना। बस जिसका किरण आरेख बनाना आसान रहे उसके लिए आप सिद्ध कर दें, ताकि आसानी रहे, टाइम जल्दी से टाइम बचे हमारा एग्जाम में, है ना। तो आप उसको इस रूप में भी सिद्ध कर सकते हो, है ना। अगर उसने सिर्फ क्वेश्चन लिख दिया है कि अपवर्तन के सूत्र का निगमन कीजिए, है ना, तो अपवर्तन के सूत्र को आप इस रूप में सिद्ध कर सकते हो, ये वाला रूप लेके, ये वाला,
ओके, दोनों में से कोई भी सूत्र लिखकर आप सिद्ध कर दो, दोनों एप्लीकेबल है। लेकिन अगर उसने एग्जाम में ये वाला सूत्र लिख कर दे दिए कि सिद्ध कीजिए ये, ओके, तो फिर हमें यही वाला सिद्ध करना पड़ेगा। और किसके लिए? तो जनरली भी जो वो ऐसा लिख कर नहीं देता एग्जाम में कि उत्तल या अवतल दर्पण के लिए सिद्ध करो, सिर्फ क्या बोलेगा, किसी गोलीय पृष्ठ के लिए ये सूत्र सिद्ध कीजिए। तो गोलीय पृष्ठ कौन सा लेना है, उत्तल या अवतल, वो हमारे ऊपर है। ओके, तो ये रहा जो हमारे पास गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। चलिए, है ना।